प्रिय विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में हम रीतिकाल के अंतर्गत रीतिकाल की विशेषताओं पर चर्चा कर रहे थे। पूर्व के वीडियो में हमने रीतिकाल की विभिन्न विशेषताएं, जैसे श्रृंगार का काव्य उस काल में लिखा गया था, भक्ति और नीति का काव्य लिखा गया था, मुक्तक शैली का काव्य लिखा गया था, इस तरह की चर्चा हमने की। अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं रीतिकाल की विशेषताओं के अंतर्गत आपको ये बताना चाहती हूँ कि उस काल में भाषा, ब्रज भाषा प्रमुख रूप से प्रयोग की गई थी। जितने भी कवि हुए अधिकांशतः ब्रज भाषा उन्होंने प्रयोग की थी। हुआ ऐसा कि श्रृंगार काल की जो प्रमुख साहित्यिक भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, और ये भाषा उस समय काफ़ी समृद्ध हो चुकी थी। चूँकि रीतिकालीन कवि और दरबारी कवि उत्तर भारत में अधिक थे, तो इस तरफ की जो भाषा थी उत्तर भारत की, उसमें ब्रज भाषा प्रमुख थी। जैसा डॉक्टर नगेंद्र का भी मत है कि भाषा के प्रयोग में इन कवियों ने एक खास नाजुक मिजाजी बरती। नाजुक मिजाजी इसलिए बरती क्योंकि श्रृंगार में जो कोमलकांत पदावली है और जो विवरण है वो नाजुक मिजाजी से ही व्यक्त हो सकता था। इसलिए इसमें कठोर शब्द, कठोर वर्ण या कठोर भावों का तो कहीं स्थान था ही नहीं। नगेंद्र जी बताते हैं कि इनके काव्य में किसी ऐसे शब्द की गुंजाइश ही नहीं थी जिसमें माधुर्य नहीं हो और जो माधुर्य गुण के अनुकूल न हो। अक्षरों के गुणन में कभी भी इन्होंने गलती नहीं की। संगीत के रेशमी तारों में इनके शब्द माणक के मोती की तरह गुंथे हुए हैं। ऐसी रंगोज्वल शब्दावली अन्यत्र दुर्लभ है, क्योंकि श्रृंगार में भावों का ऐसा सूक्ष्म जाल होता है जो शब्दों के माध्यम से और भावों के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। अगर ऐसा न हो तो श्रृंगार का आनंद अधूरा हो जाता है। लेकिन रीतिकालीन कवियों ने अपने काव्य में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा और उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो अपनी भावपूर्णता को, अपने भावों को पूर्णतः उजागर करने में सक्षम हुए। श्रृंगार काल तक ब्रज भाषा में काफ़ी निखार आ गया था और भावों की मधुरता, मनोहारिता, उसकी प्रांजलता, ध्वन्यात्मकता आदि इस काल में विशिष्ट रूप से इनका प्रयोग किया गया था। कई जगह, जैसे स्त्री के पद संचालन में, हाव भावों को व्यक्त करने में, उनके नयन नक्श और उनकी अदाओं को व्यक्त करने में इस काल के कवियों ने जिस भाषा का प्रयोग किया वह मधुर ब्रज भाषा के माध्यम से ही संभव था, और उस पर ये कवि पूर्णतः खरे उतरे हैं। केशव जैसे कवियों ने, बिहारी जैसे कवियों ने अपने पदों में जिन भावों को समेटा है वो अतुलनीय हैं, और उनके अंतर्गत जिस भाषा का प्रयोग किया है वो सरल होते हुए भी अपनी भावाभ्यंजना में पूर्णतः सक्षम है। जैसे बिहारी का एक दोहा आपको उदाहरण के लिए बताती हूँ। नटत बिहारी का एक दोहा आपको बताती हूँ। कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत हैं नैनन ही सो बात। इस दोहे में नेत्रों से नायिका बात करती है, यानी भावों की कैसी सुंदर अभिव्यंजना है।
इन सारी कहत नटत रीजत खिदत, यानी कुछ कहती है फिर नट जाती है, रीझती है नायक पे, फिर गुस्सा होने का भाव दिखाती है, खींचने का, फिर खिलती है, मिलती है और लजा जाती है। तो इस तरह की ये जो भावों को अभिव्यक्त करने के लिए ब्रज भाषा का माधुर्य बिल्कुल लाजमी था और रीतिकाल के कवियों ने उसको पूर्णतः निभाया। रीतिकाल की अन्य विशेषताओं में जो विशेषता अगली है वो है नारी का प्रेमी का स्वरूप। यानी श्रृंगार काल की कविता में नारी केवल पुरुष के रतिभाव का आलंबन बनकर रह गई थी। कवियों ने नारी को प्रेमिका के रूप में देखा और उसे उसका सामाजिक अस्तित्व सौंपा ही नहीं गया। सामाजिक अस्तित्व से मतलब है कि नारी के जो विभिन्न रूप होते हैं, माँ के रूप में, बहन के रूप में, अन्य रिश्तेदारी, अन्य संबंधों के रूप में जो नारी का स्वरूप है वो उस काल में नहीं देखा गया। उस काल में सिर्फ नारी को स्त्री और एक शरीर के रूप में देखा गया और उसे उसका जो सामाजिक स्वरूप था वो अभिव्यक्त नहीं हुआ। घनानंद ने सुजान को सामाजिक रूप न देकर प्रेमिका का ही स्वरूप दिया। नारी के विषय में इन रीतिकालीन कवियों का कोई व्यापक दृष्टिकोण नहीं था। वे नारी के शरीर के इर्द गिर्द ही घूमते रहे और उन्होंने नारी के अंगों प्रत्यंगों, उसकी शोभा, उसका काव्य रूप, सौंदर्य, हाव भाव, चटक मटक और इन्हीं सब चीज़ों को काव्य के प्रमुख विषय बनाया। एक एक शब्द को लेकर इन्होंने अपना काव्य कौशल दिखाया। यद्यपि इस काल के कवियों का जो बौद्धिक चातुर्य है, जो भाषिक चातुर्य है और जो वाक चातुर्य है वो कहते ही बनता है। सौंदर्य के प्रति इनका जो प्रेम था और उसको वर्णित करने का जो इनका उद्देश्य था उसके बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इस काल में नारी व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि विलास का एक उपकरण मात्र है। केशव ने अपने पके हुए केशों को देखकर पछताते हुए कहा था कि अब नारियां उन्हें प्रेमी नहीं समझेंगी, बल्कि बाबा की उपाधि से संबोधित करती हैं। केशव केसनी अस करी, जस अरिहो न करा, चंदर वदनी मृगलोचनी, बाबा कही कही जाए। इस दोहे से ये निश्चित रूप से प्रकट है कि सिर पर सफ़ेद बाल आ जाने के बाद भी इन कवियों ने स्त्रियों को चंद्रवदनी और मृगलोचनी के रूप में देखा। रीतिकाल के ही प्रमुख कवि देव ने स्त्रियों को सब मर्यादाओं के बंधन से मुक्त केवल पुरुष के आकर्षण का केंद्र माना। जैसे कौन गणे पुर नगर वन, कामिनी एक रीत, देखत हरे विवेक को, चित्त हरे कर प्रीत। श्रृंगार काल में नायिका भेद निरूपण में कवि सर्वत्र रूपवती नायिकाओं का ही चित्रण करता है। जैसे मनो रची छवि मूर्ति मोहन, श्रीधर ऐसी बखाने नायिका। श्रृंगार काल में रूपवती नारी विलास का साधन है, जीवन का विश्राम स्थल है, जहाँ सभी प्रकार के दौड़ धूप से शांत होकर पुरुष नारी के मधुर अंचल में बैठकर अपने दुख को और अपने पराभव को भूल जाते हैं। इसलिए नारी के गृहलक्ष्मी, मातृस्वरूप, पुत्री, बहन आदि का निरीक्षण भी ये कवि नहीं कर सका। परकीय नायिका में ही अनुराग प्रदर्शित करता रहा। लौकिक प्रेम ही अलौकिक प्रेम में रीति मुक्त काव्यधारा में परिवर्तित हुआ। राधा और सीता के सम्मानीय और पूजनीय रूप को इन्होंने सामान्य नायिका के
रूप में प्रस्तुत किया। कृष्ण और राधा का प्रेम, सीता और राम की मर्यादित छवि को इन कवियों ने नायक और नायिका की छवियों की तरह लौकिक रूप में प्रकट किया। इस तरह रीतिकाल के कवियों का जो प्रमुख उद्देश्य था या प्रमुख स्वरूप था स्त्री के रूप में, वो सम्मानीय स्वरूप नहीं रहा, बल्कि सौंदर्य की प्रतिमूर्ति के रूप में उन्होंने इसे चित्रित किया। धन्यवाद।